नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल चौधरी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का आज है हमारा सेशन नंबर 51। तो देखते ही देखते 50 सेशन हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी को बधाई। विद योर लव एंड सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हमने अपने 50 सेशन आज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हैं 51st सेशन पे। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, सेंचुरी की तरफ बढ़ेंगे आगे। सबसे पहली स्टोरी है अपनी फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशन रीजन। चाइना खेल रहा है गेम, भारत के लिए है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड, यूएन रेजोल्यूशन ऑन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसका नंबर है 2593। इसको आपको ध्यान रखना है। थर्ड इज लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स। तो कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स के लिए लोन गारंटी स्कीम आई है, 50,000 करोड़ की स्कीम है, समझाऊंगा आपको। फोर्थ, ड्राफ्टिंग ऑफ ई कॉमर्स रूल्स। तो ई कॉमर्स रूल्स में जो मसौदा तैयार किया गया है उसके सारे प्रोविजंस देखेंगे और उस प्रोविजंस में क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं जो सामने आ सकते हैं, प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिफ्थ बात करनी है मेडन नेवी एक्सरसाइज के ऊपर। एंड सिक्स्थ बात करेंगे हम आईएनएस तबार। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहली स्टोरी अपनी फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशन रीजन। देखिए, सबसे पहले चाइना के लिहाज से बात कर लेते हैं, फिर भारत के लिहाज से बात करेंगे। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने इंडियन ओशन में एक्सेस लेने के लिए म्यांमार को चुना है और म्यांमार के जरिए वो उसने बनाया है एक न्यू रेल लाइन, रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक, जो म्यांमार से होते हुए उससे कनेक्ट करेगा इंडियन ओशियन में। द रेल लाइन स्ट्रेचेस फ्रॉम चेंगदू, द कैपिटल ऑफ सिचुआन प्रोविंस, टू लिंकैंग, अ परफेक्चुअल लेवल सिटी इन चाइनाज यूनान प्रोविंस, ऑपोजिट टू चिनशेहा, जो बेसिकली म्यांमार का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, शान स्टेट, उसका एक बॉर्डर ट्रेड टाउन है चिनशुएहां। राइट, कुछ ऐसे ही चाइनीज भी बोलते हैं। तो ये थी थोड़ी सी ज्योग्राफिकल लोकेशंस, थोड़ा मैप पे आपको दिखा देते हैं। ये रहा चेंगदू, ये रहा लिंकैंग, ये रहा यांगोंग। राइट, और ये ऐसा कनेक्ट करता हुआ बनेगा। समझ रहे हैं आप? सिग्निफिकेंस क्या है इस रूट का? ये पहला ऐसा लिंक है जो वेस्टर्न चाइना का, जो कनेक्ट करेगा इंडियन ओशियन से। इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम नीडेड टू इंपोर्ट कार्गो टू द लैंडलॉक्ड यूनान प्रोविंस। साथ ही साथ बताया जा रहा है, चाइना कह रहा है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, चाइना के लिए भी, म्यांमार के लिए भी, और लाइफ ब्लड का काम करेगा, विच प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द म्यांमार मिलिट्री रिजीम। समझ रहे हैं म्यांमार में क्या हो रहा है आजकल? उससे कनेक्ट कीजिए इसको। Meanwhile, measures are underway to establish a border economic cooperation zone in Qinghua as part of China's Belt Road Initiative. The planned zone will be welcome at intermediate economic hub for Yunnan province exports and imports. This passage connects the logistics line of वगैरह वगैरह की सारी बातें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर करेंगे, ठीक है, ट्रेड अच्छा करेंगे, इनकम बढ़ाएंगे, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करेंगे, इस तरीके की बातें चाइना कर रहा है। ठीक, भारत के लिहाज से क्या है? तो देखिए, कई सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में। हालांकि चाइना इसको डिनाई करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हम, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चाइना की एक पॉलिसी है भारत को लेकर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। तो एक मोती की माला जो है वो बनाना चाह रहा है। अब इसमें एक तो लिंक आपको ये दिख गया जो म्यांमार से कर रहा है। दूसरा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हमने देखा हुआ है। चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि नेपाल में तो आजकल बहुत ज्यादा चाइनीज गाड़ी बिक रही हैं। उसके बाद श्रीलंका पे जिस तरीके से डेट ट्रैप किया हुआ है चाइना वालों ने और सब कुछ खरीद रहे हैं वहां से, वो भी एक बहुत ही बड़ा इशू है, मेजर इशू है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये बात तो पक्का है कि चाइना कुछ करने के फिराक में है। इस तरीके की जो खबरें हैं भारत के जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो किस तरीके से इसको काउंटर करेंगे और क्या जो है दाव अगला खेला जाएगा। दीज आर कॉल्ड, मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये विदेशी दाव पेच है। समझ रहे हैं आप? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। चलिए चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। यूएन रेजोल्यूशन ऑन अफगानिस्तान। रेजोल्यूशन का नंबर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, 2593। तो यूएन ने रेजोल्यूशन एड्रेस किया है की कंसर्न्स का ऑन अफगानिस्तान के ऊपर। और इस रेजोल्यूशन से अब्सटेन करने वाले दो देश हैं, पहला है रशिया, दूसरा है चाइना। परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। रेजोल्यूशन में ये बोला गया है कि तालिबान को अपने कमिटमेंट पर खड़ा रहना पड़ेगा अगर वो अफगानिस्तान में रूल करना चाहते हैं। खड़ा क्या रहना पड़ेगा? मतलब बेसिकली उनको ये करना पड़ेगा कि जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं या ग्रुप्स हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर में, उन्हें वो किसी भी तरीके से बढ़ाएंगे नहीं, टेररिज्म को खत्म करेंगे, ठीक है, फ्रीडम लेके आएंगे, लिबर्टी लेके आएंगे, ये सारी चीजें होंगी। इट ऑल्स देम टू असिस्ट द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ ऑल अफगान नेशनल्स विशिंग टू लीड द कंट्री। इट मेंशंस इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड बाय रेजोल्यूशन 1267। रेजोल्यूशन 1267 क्या था? बेसिकली 15 अक्टूबर 1999 में ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था
और इसके पीछे कारण कौन थे? ओसामा बिन लादेन और उससे भी जुड़े हुए सारे उनके ग्रुप, आतंकी ग्रुप, जैसे आप अलकायदा कह लीजिए, लश्कर ए तैयबा कह लीजिए, जैश ए मोहम्मद कह लीजिए, उसमें तालिबान का नाम भी मेंशन था। तो यूएन के इस एड्रेस में उन्होंने इस रेजोल्यूशन को भी मेंशन किया है। यूनाइटेड नेशन आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन की जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उसमें से एक ये ऑर्गन है। इसका काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देयर पावर्स आर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस, establishment of international sections and the authorization of military action through Security Council resolutions. It is the only UN body with authority to issue binding resolutions to the member state. और इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना एंड यूएस। इन पांचों के पास होती है वीटो पावर। अगर कोई भी एक कंट्री ने अगर वीटो कर दिया तो फिर उस रेजोल्यूशन पे उस पे बात नहीं की जाएगी, मतलब बात करने का मतलब उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, मतलब वो वीटो हो चुका है। ऐसी बहुत तरीके से रशिया ने बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया भारत की मदद के लिए। अगर मैं इतिहास की थोड़ी सी बातें करूं तो द सिक्योरिटी काउंसिल हैज ऑल्सो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड ऑन रीजनल बेसिस टू सर्व टू 2 years टर्म्स। तो देख लेते हैं इनका चार्ट, ये रहा इनका चार्ट। आप देख सकते हैं ये है वो 5 परमानेंट मेंबर्स और ये है वो 10, राइट। तो टोटल 15 के इनके मेंबर्स बनते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, राइट। चलिए अगली स्टोरी पे चलते हैं। लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स। फाइनेंस मिनिस्टर ने कंक्लूड किया है कि 50,000 करोड़ का लोन गारंटी स्कीम जो है वो नॉन मेट्रोज जैसे इलाके, राइट, नॉन मेट्रोज यानी कि स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है अंडर सर्व्ड एरियाज को, उसके लिए वो कंक्लूड करना चाहती है। मतलब ये जो लोन है 50,000 करोड़ का वो इसी कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स को डेडिकेट करना चाहती है, राइट। इस स्कीम के तहत क्या होगा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात की गई है। ये स्कीम लागू कब किया गया था? इसे अप्रूव किया गया था जून 2021 में। बैंक जो है लोन देंगे फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉन मेट्रो सिटीज एंड स्मॉलर टाउन्स एट अ मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.95%। साथ ही साथ इसमें ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड जैसे प्रोजेक्ट्स को भी कवर अप किया गया है, उनके भी लोन सेक्शन अमाउंट दिए गए हैं, जैसे 100 करोड़ रुपए के आसपास में। और उसे डिवाइड किया गया है अर्बन और रूरल लोकेशंस के हिसाब से, राइट, कि मेट्रोपॉलिटन है या नहीं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग सा कवर दिया गया है। अब इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? अभी हुए नहीं है, सरकार कह रही है कि इससे बेनिफिट्स होंगे। क्या है होंगे कि एक तो कंट्री में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, दूसरा उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, राइट। The main objective of this scheme is to partially mitigate credit risk and facilitate bank credit at lower rate of interest। तो ये सारी बातें इस लोन में कही जा रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद इस पर भी हाल फिलहाल एक वार्तालाप किया था, तो न्यूज में ये आया, तो इसमें को लगा कि आपको ये बताना चाहिए। सो याद रखिएगा लोन गारंटी स्कीम जून 2021 में ही अप्रूव हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ ई कॉमर्स रूल्स के ऊपर। 2020 में दोस्तों क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने नोटिफाई किए थे कुछ प्रोविजंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स को लेके। और ये कौन से एक्ट के थ्रू किए थे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लेके किए थे, राइट। बाद में जो डीपीआईआईटी है उसने कुछ ऑर्डर्स पे जो है इशू रेज किए थे और बोला था कि हम एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे, किसके लिए? ओएनडीसी प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्यों बनाएंगे एडवाइजरी कमेटी? ताकि कोई डिजिटल मोनोपोली ना हो, राइट। ई कॉमर्स की दुनिया में कोई डिजिटल मोनोपोली ना हो, इसलिए कमेटी बनाएंगे। तो फिर एक रूल निकाला गया, उसका मसौदा भी जो है तैयार किया गया है, ई कॉमर्स रूल्स 2021। उसमें पहली बात की गई है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। चाहे आप कोई सी भी एंटिटीज हो ई कॉमर्स की, आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। किसके थ्रू होगा? डीपीआईआईटी के थ्रू होगा। डीपीआईआईटी क्या है? डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। साथ ही साथ फ्लैश सेल्स को लिमिट करने की बात की गई है। फ्लैश सेल क्या होता है? फ्लैश सेल होता है जैसे आप बिग बिलियन डे लेके आते हैं, बिग मार्केट डे लेके आ सकते हैं, राइट। इस तरीके से आता है ना, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी में आता है, रेडियोज वगैरह पे आता है। तो उस दिन क्या करते हैं कंपनी, थोड़े से दाम जो है प्रोडक्ट्स के रिड्यूस कर देती है ताकि सेल्स बढ़ जाए। इस तरीके के आप नहीं कर सकते, ये बात कही गई है। उन्होंने बैन नहीं किया फ्लैश सेल्स, लेकिन आप ज़्यादा फ्लैश सेल्स नहीं कर सकते क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो खराब होती है। तीसरा, आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो भी, जैसे मान लीजिए मैं ई कॉमर्स साइट चला रहा हूँ तो मुझे कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ 24/7 के बेसिस पे कोऑर्डिनेट करेंगे। इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन के भी क्लॉजेस को डाला गया है। रिपोर्टिंग साइबर सिक्योरिटी इश्यूज को भी इसमें डाला गया है, राइट, कि 72 घंटों के अंदर में अगर कोई भी ऑथोराइज गवर्नमेंट एजेंसी अगर किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन आपसे चाहती है तो बिना कानून को ब्रीच किए हुए आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, सो दैट इट कुड बी रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। अब इसमें जो इशू आ रहा है, ये आ रहा है, ये जो मसौदा तैयार किया गया है, इसमें कुछ
रुकावटें आ रही हैं। इसमें बोला गया है कि आपने एक जगह पे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन को डिफाइन किया है। मसौदा ये कहता है कि नन ऑफ एन ई कॉमर्स एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज कैन बी एनलिस्टेड एज अ सेलर फॉर सेल टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली। अब जैसे मान लीजिए मैं अमेजन हूँ, ठीक है, मैं डिलीवरी के जरिए डिलीवरी करवाता हूँ। अब डिलीवरी तो पहुंच रहा है कस्टमर्स के पास, तो कल को डिलीवरी नहीं कह सकता कि देखिए आप अमेजन से मत लीजिए, मुझसे ही ले लीजिए, मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं अमेजन जैसा बड़ा बन जाऊंगा, राइट। तो ये इसमें रखा गया रिलेटेड पार्टीज को लेके। इसको लेके कुछ इश्यूज हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि नहीं डिलीवरी भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब जो इन्होंने ये इशू रेज किया है कि डिलीवरी को भी ये आज़ादी है करने की, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। वो अगर कस्टमर्स को डिलीवरी से अच्छा लग रहा है और डिलीवरी भी उनको उस तरीके के सारा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अमेजन जैसा, तो वो भी इस बात को कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो डेफिनेशन है ये उनको थोड़ा सा इसमें खतरनाक लग रहा है। नीति आयोग ने बोला है कि इसमें जितने भी आपने प्रोविजंस रखे हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाहर है, मतलब कोई भी इनमें से प्रोविजन जो है वो जो कंज्यूमर है उसको किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ओवर रीचिंग जुरिस्डिक्शन। क्षेत्राधिकार जो है आपने बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं अपने, कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आपके सारे प्रोविजंस और रूल्स वगैरह। तो नीति आयोग ने भी ये इशू थोड़ा सा रेस किया है। आने वाले 1-2 महीने में हम देखेंगे कि इस पे क्या जो है रिएक्शंस आती रहती हैं और क्या इसमें तय किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा मेडन नेवी एक्सरसाइजेस। मेडन नेवी एक्सरसाइजेस क्या है? हाल फिलहाल भारत और अल्जीरिया के बीच में पहली बार मेडन नेवल एक्सरसाइज हुई। कहाँ पे? अल्जीरियन कोस्ट पे, राइट। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा क्रूशियल है स्ट्रेटेजिकली के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये किसको कवर अप करती है? मगरेब रीजन को, जो कि है मेडिटेरियन सी के बॉर्डर पे, एंड इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। अब भारत क्या कर रहा है? धीरे धीरे अफ्रीका की तरफ अपना पूरा ध्यान जो है वो केंद्रित कर रहा है। पिछले कुछ सालों से ही ऐसे ट्राई कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें हलचल देखने को मिली है। इस एक्सरसाइज में जिसने भारत की तरफ से शिरकत की वो था इंडियन नेवल शिप INS तबार, जो बस 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ INS तबार है क्या। और फिर took part in a maritime partnership exercises with the Algerian Navy ship Izadzer, राइट। कुछ और पॉलिसीज अगर आप भारत की देखेंगे तो इंटीग्रेटेड मैरीटाइम स्ट्रेटेजी 2015 ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, इसमें भी काफ़ी कुछ बातें की गई हैं मैरीटाइम प्रोस्पेरिटी को लेके और अफ्रीका को लेके। इंडियन ओशियन एसोसिएशन, ये तो मालूम ही है हम सबको कि इंडियन लेड इनिशिएटिव है ये, और इसका क्या विजन है ये हमने बहुत बार इस पर बात कर रखी है। मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी भारत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है कि अफ्रीका को टारगेट कर रहा है। नाउ अफ्रीका इज द गोल्ड स्पॉट, और भारत का इस तरीके से वहाँ पे एंगेज रहना नेवल डिप्लॉयमेंट्स के थ्रू, पोर्ट विजिट्स के थ्रू, बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा कदम जो है भारत इसमें उठा रहा है। आइए चलते हैं और ये थोड़ा सा मैप देख लेते हैं अल्जीरिया का। अल्जीरिया के हिसाब से आप थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि कौन कौन से देश उनके आसपास लगते हैं। ज्योग्राफी का सवाल इससे बन सकता है, तो ज्योग्राफी के लिए तैयार रहिएगा। हमारी आज की आखिरी स्टोरी INS तबार एक्सरसाइज। INS तबार क्या है जानते हैं। INS तबार इज पार्ट ऑफ हर ओवरसीज डिप्लॉयमेंट मेड अ पोर्ट कॉल एट Casablanca in Morocco on 25 and 26 August 2021. The ship participated in a maritime partnership exercise with the Royal Moroccan Navy ship। आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्जीरियन के साथ मेडन ऑफ एक्सरसाइज, और फिर यहाँ मोरक्को के साथ भी पार्टिसिपेट किया। मोरक्को नेवी शिप लेफ्टिनेंट कर्नल अरहमन of Casablanca port. Evolutions like communication drills, replenishment at sea procedures, and naval maneuvers were undertaken during the exercise. The exercise concluded with the traditional steam passed between the two ships to bid farewell to each other. INS तबार जो है, जिसे बैटल एक्स भी कहा जाता है, इज द थर्ड ऑफ द तलवार क्लास फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी। द फ्रिगेट वॉज कमीशन ऑन 19 अप्रैल 2014 को। इस तरीके का जो फ्रिगेट है वो कमीशन किया गया था। कहाँ पर? कालिनिनग्रैड, रशिया के अंदर। INS तबार इज अ वेल इक्विप्ड वॉरशिप दैट हैज द एबिलिटी टू हैंडल एयर, सरफेस, सब सरफेस मिशंस फॉर डिफेंडिंग हरसेल्फ, ऑपरेटिंग आइदर इंडिपेंडेंटली ऑन द मैरीटाइम मिशंस और सपोर्टिंग अ लार्जर नेवल टास्क फोर्स। तो ये थी INS तबार एक्सरसाइजेस से, जहाँ पे भी मोरक्को के कोस्ट पे उन्होंने एक्सरसाइज जो है शिरकत की, राइट। अल्जीरिया में भी की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के स्ट्रैटेजिक सारी चीज़ों को देखते हुए, रिलेशंस वगैरह, डिफेंस एक्सरसाइजेस, ड्रिल्स वगैरह, इन सबको देखते हुए। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज क्या क्या जाना। हमारी जो स्टोरी थी, सबसे पहली स्टोरी हमने बात की चाइना को लेकर, जिसने पहला रोड रेल ट्रांसपोर्ट इंडियन ओशन रीजन के लिए जो है लिंक कर दिया है, खोल दिया है, बनाने जा रहा है। UN रेजोल्यूशन ऑन अफगानिस्तान हमने देखा। फिर हमने देखा लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, ड्राफ्टिंग ई कॉमर्स रूल्स हमने देखे, मेड नेवी एक्सरसाइजेज हमने देखी, INS तबार एक्सरसाइज हमने देखा। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं अब MCQs की तरफ। MCQs का समय हो चुका है। आज के 3 सवाल आपके लिए लगा दिए गए हैं।
पहला सवाल है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी से रिलेटेड। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से तीनों स्टेटमेंट पढ़िए, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है जरूर बताइएगा। इस तरीके का सवाल आपको आने वाले जो यूपीएससी की परीक्षा में जरूर दिखाई देंगे। दूसरा सवाल IAEA को लेके है, कल हमने इस पे बात की थी, नॉर्थ कोरिया पे नजर रख रहा है IAEA, तो उससे रिलेटेड आपके पास 4 स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए और आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से इसको देखिए और सोचिए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, राइट। तीसरा अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्यों लेके आया मैं सवाल, क्योंकि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि देखो भाई लीडेड पेट्रोल जो है अब नहीं चलेगा पूरे, मतलब कोई भी देश अब लीडेड पेट्रोल नहीं चला सकता। तो इस पे 2 स्टेटमेंट मैंने आपको दिए हुए हैं, इसको आप देखिए, बताइए कि इसका क्या सही जवाब होना चाहिए। 4 ऑप्शंस हैं आपके लिए। कल के जो हमने क्वेश्चंस लिए थे उसका समय आ गया उसको बताने का। दिमसास ओपन सीज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, और इसका सही जवाब है आसाम। दिमसास कहां से रिलेटेड करता है, आसाम से। दूसरा, बीसीजी वैक्सीन को लेके पहला क्या स्टेटमेंट था, बीसीजी इज द ओनली लाइसेंस वैक्सीन अवेलेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी, बिल्कुल सही बात है। इन इंडिया बीसीजी बिकेम अ पार्ट ऑफ नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इन 2016, ये बिल्कुल गलत है, सेकंड नहीं हो सकता। सेकंड नहीं हो सकता तो एलिमिनेशन टेक्निक से आपका सी आ गया, तो थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर सेकंड आपको मालूम है तो। BCG also protects against respiratory and bacterial infections of the newborns and other mycobacterial diseases like leprosy and Brulis ulcer, तो ये स्टेटमेंट सही है, राइट। चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी कब बनाई गई थी, किसके लिए, किससे रिलेटेड थी, तो जालियांवाला बाग मासेकर से रिलेटेड थी, जिन्होंने जो जनरल डायर थे उसको प्रेज भी कर दिया था कि नहीं नहीं आपने ठीक किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस कमेटी में कितने ज्यादा डिसऑर्डर होंगे, राइट। तो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी अब याद रखिएगा, जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड है। दोस्तों हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, लगातार हमसे बने रहें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।